गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आप सभी का BMJNB क्लासेस में। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत दिनों से मेरी वीडियोस का इंतज़ार था कि मैम अभी हमारा आपका जो वोकैब वाला पार्ट था वो अभी तक हम लोग नहीं ला पाए थे, तो उसी इंतज़ार में आपको इतना टाइम लग गया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वोकैब वाला पार्ट, जिसमें आपको क्या पढ़ाएंगे हम आज? अपोजिट वर्ड्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम सब? अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स का मतलब पता है सभी को? क्यों बच्चों? अपोजिट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की कि क्या क्या उसमें रहने वाला है। अपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से याद कराऊंगी आज मैं ये पार्ट। रटवाना नहीं है मुझे आपको क्या करना है, याद करवाना है चीज़ों को, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो सबसे पहले समझ लो कि अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को तो पता लग गया होगा भाई अपोजिट वर्ड क्या होते हैं। इंग्लिश में बच्चे यूज़ करते हैं अपोजिट वर्ड्स। मतलब हिंदी वाले बच्चे समझ लो क्या होगा हिंदी में। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं विलोम शब्द। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन अगर दिया होगा आपके एग्ज़ाम में, तो उसमें क्या होगा, ये दिया होगा कि आप इस वर्ड का अपोजिट वर्ड बनाइए। इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चों के लिए दिया होगा दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका, आपको उसका आंसर करना है। तो इसी तरह आज हम आपके लिए 20 वर्ड्स लेके आए, मतलब 20 वर्ड्स की एक सीरीज लेकर आएंगे, जिससे आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा वर्ड होते हैं तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है? तो हम 20-20 वर्ड लेकर चलेंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप सभी समझ गए। हिंदी वाले बच्चों को क्या करना है, अपोजिट, वो हिंदी वाले बच्चों को क्या लेना है, विलोम शब्द, और अंग्रेजी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, अपोजिट वर्ड्स, ठीक है? अब मेरा मतलब समझ लो कि अपोजिट वर्ड्स होते क्या हैं, मतलब विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विलोम शब्द ये वो होते हैं जो उल्टे होते हैं, मतलब जिनका अर्थ उल्टा हो जाता है बाद में। जैसे देखो पहला वर्ड हमारा क्या दिया है, गुड। गुड मतलब अच्छा। अब अच्छे का क्या होता है, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, जैसे आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा अच्छे का, मतलब बुरा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, बैड, ठीक है? तो सभी समझ गए। अच्छा एक बात और समझो, मतलब अच्छा का बुरा ये तो सबको पता है, इसका एक और अपोजिट वर्ड होता है। अब समझ लो, जैसे ऑप्शन में क्या हुआ कि बुरा वर्ड नहीं दिया, क्योंकि बुरे वर्ड की तरह तो काफ़ी सारे वर्ड और होते हैं। जैसे बैड का और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो सुन लो उसके अलावा भी क्या होगा। मतलब गुड का मतलब अच्छा ही होता है, जैसे कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है और उसके अपोजिट, उसका उल्टा क्या होता है, एक बहुत बुरा व्यक्ति है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो गए। ऐसे ही आपको एक वर्ड मतलब और दे दिया जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा विक्ड। विक्ड माने क्या होता है भाई, विक्ड माने होता है बहुत दुष्ट। अब दुष्ट का मतलब भी तो यही हो गया ना, बहुत बुरा है ये। तो इस तरह से अगर आपके ऑप्शन में क्या हुआ, बैड वर्ड ना मिले, तो क्या यूज़ करोगे आप, विक्ड, ठीक? या और कोई वर्ड भी दे सकता है, मैंने हर एक वर्ड के लिए यहाँ 2 या 3 वर्ड ही लिए हैं, ठीक है? आप इन 2 या 3 वर्डों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टफ देगा नहीं वो, ठीक है? तो सभी बच्चे समझ गए हैं ना क्या करना है आपको? सभी को याद हो गया होगा कि गुड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैड, और विक्ड हो जाएगा। और हिंदी वाले बच्चों के लिए अच्छे का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुरा। और दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, दुष्ट। मतलब कि दुष्ट का मतलब ही क्या होता है, बहुत बुरा होता है। क्या ये बताओ, रावण, रावण के लिए एक लाइन यूज होती है ना, रावण कैसा था, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। मतलब कैसा था, बहुत बुरा था वो, उसके क्या था, उसके जो काम थे वो कैसे थे, अच्छे नहीं थे मतलब। तो एक तरह से जो बुरा कहाँ से रिलेट कर रहा है, विक्ड के लिए रिलेट कर रहा है, ठीक है? सभी बच्चे समझ गए हैं ना कि गुड का क्या हो जाएगा, वेड और विक्ड। और हिंदी वाले बच्चे क्या लगेंगे, अच्छे के लिए बुरा और दुष्ट। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, काइंड। अब काइंड का मतलब समझो क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी कभी कभी मतलब पता नहीं होता है। तो काइंड का क्या हो जाता है, दयालु। दयालु से मतलब समझो, अब दयालु भी एक टिपिकल वर्ड है अपने आप में। तो दयालु का मतलब ये होता है कि जैसे रोड पे कोई भिखारी जा रहा है,
या भिखारी छोड़ो, कोई एक छोटा सा पपी है जिसको चोट लग गई है, उसको देख के आपको क्या आ गई, दया आ गई। मतलब आपको अंदर से क्या लगा, बहुत दया आई कि आपने उसको अपने घर ले आए, उसको क्या दिया, पानी दिया, खाने को दिया, या उसका इलाज किया। तो आपको उस पर क्या आ गई, दया। मतलब आपका स्वभाव कैसा हो गया, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का हो गया। ठीक है। इसके अपोजिट अगर आप मतलब कैसे होते, झगड़ालू होते, आपका मतलब अंदर से निर्दयी व्यक्ति होते, तो आपका स्वभाव कैसा होता, आप उसको वहीं रोड पर छोड़ आते। तो ये क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया। मतलब काइंड वर्ड के लिए क्या यूज करेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, क्रूअल। क्रूअल मतलब बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, और ये लोग भी बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ दुष्ट भी यूज हो सकता है काइंड के लिए, ठीक है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति भी क्या करता है, आपको आप पर कोई दया नहीं दिखाता है वो, ठीक है, वो एक तरह से निर्दयी ही होता है। तो आप काइंड में भी विक्ड वाले वर्ड का यूज कर सकते हो अगर आपके ऑप्शन में दिया है तो। लेकिन फर्स्ट जो चॉइस रहेगी, अगर अनकाइंड दिया और विक्ड भी दिया है, तो फर्स्ट चॉइस मेरे हिसाब से आप अनकाइंड को करना, ठीक है, अनकाइंड या निर्दयी को। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, दयालु का अपोजिट क्या हो जाएगा फिर, निर्दयी। मतलब जिसके अंदर दया ना हो, बहुत दुष्ट हो, जो बहुत झगड़ालू हो, जो किसी से भी मतलब प्रेम, जिसके अंदर किसी के लिए भी प्रेम ना हो। तो समझ गए सभी बच्चे, क्या यूज करेंगे इंग्लिश वाले सभी बच्चे, काइंड। काइंड के लिए क्या यूज होगा, क्रूअल और अनकाइंड। सबसे पहले अगर अनकाइंड दिया है तो अनकाइंड को ही चूज करोगे, और अगर अनकाइंड नहीं दिया है तो क्रूअल भी हो सकता है इसका अपोजिट, और क्रूअल भी नहीं दिया है तो क्या, विक्ड भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे दयालु के लिए सर्वप्रथम निर्दयी यूज करेंगे, अगर निर्दयी आपके ऑप्शन में दिया है। और निर्दयी के अलावा अगर झगड़ालू दिया है तो वो भी आप लगा सकते हो, दुष्ट दिया है वो भी लगा सकते हो। मतलब क्या होना चाहिए, उसके अपोजिट होना चाहिए। मतलब काइंड का दयालु होता है, तो दयालु से बिल्कुल हटके होना चाहिए। मतलब या तो वो दुष्ट हो व्यक्ति, या क्या हो, झगड़ा करने वाला हो, और या क्या हो, जिसके अंदर दया ना हो, निर्दयी हो। मतलब इससे अपोजिट हो, इसका उल्टा हो बिल्कुल। ऐसा ना हो इससे रिलेट कर रहा हो, मतलब दयालु का उस पर दया आ रही है किसी को, तो तुम उसका ऑप्शन लगाया हो, तो वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। समझ गए ना सभी प्यारे बच्चे। जिन जिनको ये दोनों वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए, तो प्लीज़ अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो कर दीजिए। और जो नए बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक वीडियो से, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आज उन्हें बता देना कि वो कैब की पहली क्लास है, तो आप उन्हें भी लिंक शेयर करके बता सकते हो कि पहली क्लास चल रही है, तो जल्दी से आके ज्वाइन कर लो वीडियो को, ठीक है, ताकि उन्हें भी आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। सभी बच्चों अच्छे से समझ लो इन वर्ड्स को, क्योंकि ये ना आपको मैं 20-20 वर्ड इसीलिए लेके आई हूँ, चाहती तो 30 या 50 वर्ड का भी लेके आ सकती थी वीडियो, लेकिन क्या होता है वहाँ कन्फ्यूजन होता है आपको, तो इसीलिए दो दो वर्ड को हम बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अभी हमें। मैं आपको जो 20 वर्ड पढ़ाऊंगी डेली, आपको एक बार रिवाइज करना है, आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। और क्या होगा, मैं लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगी, जिससे कि क्या होगा, उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे और ढूंढना होगा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी हमने शीट्स बना के रखी हैं, तो पहले आपको क्या करना होगा, वीडियो को अच्छे से देखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दोनों सभी को समझ में आ गया ना, जल्दी से बता दो कमेंट करके। ठीक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार। मतलब जैसे आपने, हाँ थोड़ी जुकाम हो गई बच्चों, इसीलिए माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ी सा आवाज़ में आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा अच्छे से बता सकूँ। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, स्वीकार। मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना या किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा, अस्वीकार। देखो कुछ वर्ड्स मैं आपको ऐसे लेके आऊँगी ना, जिसमें क्या होगा, सिर्फ आ वर्ड आगे लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में बच्चों हम यूज़ करते हैं रिजेक्ट। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपको क्या हुआ, आपने एक अच्छी सी मतलब कुछ कोई भी कपड़ा है या कुछ भी एक पसंद की चीज़, और आपने कहा भाई हाँ ये मुझे अच्छा लगा, तो क्या हो गया, आपने उस चीज़ को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मतलब आप उसे लाने के लिए तैयार हो गए। अब एग्री हो गया, मतलब एक तरह सहमत हो गए। ये इसका सिनोनिम भी होता है एक्सेप्ट का, एग्री, आगे बताऊंगी, सिनोनिम्स वाले पार्ट में पढ़ाऊंगी आपको।
तो वहीं अगर वो चीज़ पसंद नहीं आती तो आप क्या करते, उसे रिजेक्ट कर देते, अरे छोड़ो मुझे नहीं लेना है ये, क्या कर देते आप उसे अस्वीकार कर देते लेने से। और एक वर्ड और यूज होता है बच्चों इसके लिए, क्या होता है, रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार, मतलब क्या कर देते आप, मना कर देते। एक्सेप्ट स्वीकार करने का मतलब होता है हाँ करना, किसी भी चीज़ के लिए हामी भरना। क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए हामी भरना। रिजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो सब बच्चे समझ गए ना। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार देख लो, एक्सेप्ट के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, रिजेक्ट। सबसे पहले जो वर्ड आपको अगर दिया होगा तो एक्सेप्ट के लिए क्या लगाओगे, रिजेक्ट। और अगर एक्स बाई चांस रिजेक्ट नहीं दिया है तो क्या देंगे बेटा हम, उसके लिए फिर यूज़ करेंगे रिफ्यूज या इनकार। ठीक है, तो समझ गए ना। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, अगर स्वीकार वर्ड दिया है तो उसके लिए आप क्या करोगे, अस्वीकार। किसी भी चीज़ को क्या करना है, हमें अस्वीकार करना है। ठीक, समझ गया ना सभी बच्चे, ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेके चलते हैं, एग्री। एग्री के लिए, एग्री का मतलब सहमत होना, अभी मैंने आपको बताया ना। अच्छा, यहाँ से एक सिनोनिम भी पढ़ लो चलो। एग्री क्या होता है, एक्सेप्ट का सिनोनिम होता है सहमत होना। जैसे मान लो आपके घर में किसी ने पूछा, हाँ भाई कल हम जा रहे हैं टूर पे, तो कौन कौन जाएगा, इस बात से कौन कौन सहमत है, तो क्या कहोगे आप, हाँ मैं भी जाऊँगा, हाँ मतलब मैं एग्री हूँ इस चीज़ के लिए, जाने के लिए क्या हूँ, सहमत हूँ। वहीं अगर आपको नहीं जाना है तो आप क्या हो जाओगे, वहाँ से डिसएग्री हो जाओगे। ये डिस है या अन है, ये इन मतलब प्रीफिक्स का मतलब बताऊंगी मैं आपको कि अपोजिट वर्ड में यूज़ करने के लिए कैसे इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोज़ में आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी। ठीक, तो वहीं आप क्या कर दोगे, असहमत हो जाओगे, अरे नहीं मुझे नहीं जाना है बाहर, मतलब मेरा मन ठीक नहीं है, या मुझे अपना होमवर्क करना है, या मेरा स्कूल है। तो आप उस चीज़ से क्या हो जाओगे, बिल्कुल डिनाई कर दोगे, असहमत हो जाओगे कि मुझे नहीं जाना है भाई, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, एग्री का डिसएग्री हो जाएगा, हिंदी वाले बच्चे सहमत का क्या हो जाएगा, असहमत। ठीक, वहीं एक बात और सुनो, अगर इसी चीज़ को आप एक बार और कह सकते हो, असहमत के लिए एक वर्ड और यूज होता है, अलग। मतलब मेरी राय क्या हो जाएगी, एकदम अलग हो जाएगी। जैसे मान लो परिवार के सभी बच्चे जाने के लिए तैयार हैं और क्या है, आपका मन नहीं है, तो आपकी जो उनसे राय है वो क्या होगी, अलग हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, डिफर। डिफर वर्ड भी यूज कर सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, अलग। ठीक है, तो सभी बच्चे ऐसे समझ गए होंगे। अगर एग्री वर्ड आ जाएगा तो क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, डिसएग्री और डिफर। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सहमत वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा अपोजिट के लिए तो आप क्या लिखोगे, असहमत या अलग। ठीक, समझ गए होगे ना सभी अच्छे से। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आजीवन, वो सॉरी अलाइव। अलाइव मतलब जीवन। अलाइव का मतलब होता है जीवन। अब अलाइव जीवन का मतलब तो सभी लोग समझ गए ना। जीवन का मतलब होता है जीवित रहना। हम लोग जीवित कैसे हैं, ऑक्सीजन से। मतलब जब तक हमारे शरीर के अंदर क्या है, सांसें चल रही हैं, तब तक क्या है, हम लोग हर लोग जीवित हैं मतलब। ठीक है, अगर जीवन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या होगी, मृत्यु। और मृत्यु के लिए इंग्लिश वाले बच्चे यूज करते हैं डेथ वर्ड या डीड। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने अगर जीवन का जो कहते हैं ना, जैसे घर में किसी नए परिवार का नए बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं इसको नया जीवन मिला है, या नया जन्म हुआ है, हमारे परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है। वहीं किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई, अब ये व्यक्ति हमेशा के लिए चला गया, मतलब अब ये इस संसार में नहीं है। तो क्या हो गया, अलाइव का मतलब होता है जीवन और डेथ का मतलब होता है मृत्यु। तो आप ये क्या यूज करोगे अलाइव के लिए, डेथ। बहुत सरल अपोजिट है इसका, डेथ या डाइड। उसके अलावा लाइफलेस मतलब जिसके अंदर जीवन हो ही ना, उसे भी क्या कहते हैं, अजीवित। हिंदी में थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाएगा, अजीवित मतलब जिसके अंदर जीवन ना हो। अब ये तो बहुत अच्छे से रिलेट हो गया, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ जीवन है और यहाँ क्या लग गया है, बस आ लग गया है, मतलब अजीवित। ठीक, और जीवन का मृत्यु सभी बच्चों को पता होगा कि जीवन का जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, जो सब समझ गए अच्छे से ना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, तो क्या यूज करोगे आप अलाइव के लिए, इंग्लिश वाले बच्चे क्या यूज करेंगे, डेथ और लाइफलेस मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं है। और हिंदी वाले बच्चे क्या यूज करेंगे जीवन के लिए, मृत्यु मतलब
जिसके अंदर जीवन हो ही ना, मतलब कैसा है वो, अजीबत है, जिसके अंदर जीवन नहीं है या जिसकी सांसें नहीं चल रही हैं। समझ गए ना सभी बच्चे। नेक्स्ट, इजी। इजी क्या होता है? इजी का मतलब सरल। कभी कभी आपके मैथ्स वाले सर होते हैं कि आपको शुरुआत में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, जैसे प्लस माइनस का ही दे दिया, 2+3, अरे सर बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया, मतलब कैसा बहुत आसान दे दिया आपने। तो इजी का मतलब क्या होता है? किसी कोई भी चीज़ बहुत आसान दे दी हो आपको, और वहीं 4-5 क्वेश्चन होने के बाद ये दे दें आपको, तो क्या को सर इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ऊपर से ब्रैकेट्स भी लगा दी, बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया, मतलब कैसा हो गया, बहुत कठिन वर्ड दे दिया आपने। तो क्या होता है, इजी का जो इजी का मतलब होता है सरल, जिसका अपोजिट क्या यूज करते हैं हम लोग? डिफिकल्ट, मतलब कठिन। तो इंग्लिश वाले बच्चे इजी के लिए क्या यूज करेंगे? डिफिकल्ट, टफ या अनइजी, मतलब जो सरल ना हो। और वहीं हिंदी वाले बच्चे सरल के लिए यूज करेंगे कठिन। ठीक, कठिन या मुश्किल। अनइजी का मतलब यही होता है, कठिन या मुश्किल। ठीक है, तो समझ गए ना दोनों लोग। इजी के लिए क्या यूज करोगे इंग्लिश वालों? डिफिकल्ट और अनइजी, और वहीं हिंदी वाले सरल के लिए कठिन और मुश्किल। तो ये वाले वर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं ना? ठीक है, तो जिसने भी अभी तक अब भी वीडियो को लाइक नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम्हें कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया है तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो कि हाँ मैम मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? टॉप। अब टॉप से तो मन में लड्डू फूट गए होंगे सभी बच्चों के ना क्योंकि आपको सबको पता है टॉप का मतलब सबसे ऊपर। क्लास में कभी सुना है कहते हो? कभी क्या बहुत बार सुना होगा कहते हो जब रिजल्ट लेने जाते हो अपने स्कूल में, तो कि अरे इस बच्चे ने टॉप किया है क्लास में, मतलब क्या है, वो सबसे ऊपर है। जैसे मान लो उसकी 99% है, तुम्हारी 98 है, तो क्या हो गया, इस बच्चे ने क्या कर लिया? टॉप कर लिया है, मतलब इसके सबसे ज़्यादा मार्क है, मतलब टॉप का मतलब सबसे ऊपर है ये। और वहीं किसी बच्चे के 60%, उसके मार्क्स सबसे कम है क्लास में, तो क्या हो जाएगा? सबसे नीचे हो जाएगा। ऐसे ही अगर नॉर्मल लैंग्वेज में चलोगे तो क्या होगा? सीढ़ी पे जब हम चढ़ते हैं तो क्या होते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं, और जब उतरते हैं तो नीचे की ओर आते हैं। मतलब क्या हो जाता है इसका? टॉप का जो अपोजिट हो जाएगा बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चे, वो क्या हो जाएगा? बॉटम। भाई हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? ऊपर का मतलब जैसे कोई ऊपर जा रहा है तो उसका अपोजिट वो क्या करेगा बाद में? नीचे आना। ठीक, तो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ऊपर का नीचे। वहीं एक वर्ड और यूज होता है, जैसे बॉटम आपके अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो एक वर्ड और दिया होगा, बिलो। बिलो एक लाइन पढ़ी होगी आपने, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो तो उसमें लिखा होता है बिलो वर्ड्स या बिलो क्वेश्चंस, इन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बिलो का मतलब भी क्या होता है बेटा? नीचे ही होता है। ठीक, तो इंग्लिश में तो ये हो जाएगा बॉटम और बिलो, और हिंदी में आप ऊपर के लिए नीचे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये वाला भी अच्छे से समझ गए होगे सभी। अब नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम। तो क्या लिखोगे टॉप के लिए? बॉटम और बिलो। और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे ऊपर के लिए? नीचे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड बच्चों हमारा है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का मतलब तो सभी समझ गए होंगे भाई। जैसे कोई भी सुंदर बच्चा या कोई भी सुंदर चीज देखते हैं हम, तुम कहते हैं वाह कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्या है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई उसके अपोजिट कुछ गंदा सा देख लो तो क्या हो जाएगा उसका अपोजिट? अगली, मतलब बदसूरत। मन को नहीं भाया, क्या हुआ? मन को नहीं भाया। ब्यूटीफुल का मतलब मन को बहुत अच्छा लगना या अट्रैक्टिव होना। मन को कोई भी चीज़ बहुत सुंदर लगना, बहुत दिखने में जो चीज़ें अच्छी होती है ना उनको सुंदर कहा जाता है। ठीक, और जो चीज़ अच्छी नहीं है, जिसके पास अच्छा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? बदसूरत। यूज़ भी करते हैं हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कि वाह कितना सुंदर है, या कितना बदसूरत है। अगला इसके लिए यूज़ कर सकते हो तुम एक वर्ड, अनअट्रैक्टिव। थोड़ा टिपिकल है लेकिन आ सकता है आपके एग्जाम में, ऑप्शन दे सकता है ये। ठीक है, अनअट्रैक्टिव मतलब इसका मतलब भी होता है जो मन को नहीं भाया, मतलब आकर्षित नहीं कर रहा है हमें, हमें क्या लगा देख के अच्छा नहीं लगा।
अब ब्यूटीफुल एकदम से आपको देख के कुछ अच्छा लगा, जैसे मान लो बाजार में बहुत सुंदर कोई एक खिलौना आया जो आपको बहुत अच्छा लगा, या बहुत सुंदर कोई गाड़ी आई तो आपने कहा वाह कितनी ब्यूटीफुल है। अब वहीं एक खटारा गाड़ी खड़ी हो पास में कोई, तो उसे क्या हुआ, बेकार है, बदसूरत लग रही है एकदम, या अनअट्रैक्टिव है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है मुझे आकर्षित नहीं किया इसने, बिल्कुल मुझे मेरे मन से उतर गई। ठीक है, एक तरह से हो गया मन से उतर जाना। तो ब्यूटीफुल का समझ गए होगे ना, क्या लिखोगे ब्यूटीफुल के लिए, क्या यूज करोगे, अगली और अनअट्रैक्टिव। सुंदर के लिए क्या करोगे, बदसूरत या बेकार है, बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड भी अच्छे से समझ गए होगे ना। ब्यूटीफुल के लिए क्या लिखोगे, अगली और अनअट्रैक्टिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने लोग अब। सॉरी बच्चों, अर्ली। अब आप सभी ने एक पोयम पढ़ी होगी अपने बचपन में, क्या पढ़ी होगी, अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता है, शीघ्र, मतलब शीघ्र का मतलब, अब शीघ्र भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हुआ हिंदी में, मतलब जल्दी, जल्दी उठो। अर्ली गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह को जल्दी उठना चाहिए, और कामों में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बस सुबह को जल्दी उठना चाहिए हमें। अच्छा, जल्दी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अरे मुझे बहुत जल्दी जाना है कॉलेज के लिए, क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। कभी बोलते हो ना कि अरे मम्मी स्कूल जल्दी जाना है मुझे, जल्दी करो, तो क्या हो जाएगा, देर। मतलब जहाँ जल्दी जाना था वहाँ आपको क्या हो गया, 10 मिनट देर हो गई, ये 10 मिनट क्या हो गए, लेट हो गए आप। तो इसके लिए अपोजिट वर्ड क्या यूज करोगे इंग्लिश में, लेट, और हिंदी वाले बच्चे देर या अनटाइमली। इंग्लिश में एक और होता है अनटाइमली, मतलब असमय। तो ये भी वर्ड मिल जाए आपको हिंदी वाले बच्चों, अगर आपको ये दोनों वर्ड मिलेंगे तो आपको इनको टिक करना है, और इंग्लिश वाले बच्चों आपको लेट या अनटाइमली में से एक वर्ड को चूज करना है। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी जो वर्ड रहेगी वो लेट की रहेगी। ठीक है, सबसे पहले जो यूज होता है लेट ही यूज होता है अर्ली के लिए। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्या करना है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है एक्सपर्ट। एक्सपोर्ट, एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट अलग होता है। एक्सपर्ट मतलब हर काम में एक्सपर्ट होना है, बहुत अच्छा होना होता है, वो वर्ड मैंने यहाँ नहीं लिया है। क्या है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। क्या होता है, निर्यात करना। तुमने देखा है ना बाजार में कुछ लोग सब्जी बेचते हैं, या ठेले पे आपके गली मोहल्ले में भी आते हैं सब्जी बेचने की, भाई सब्जी ले लो, या खाने पीने की चीज आ गई कोई, या कुछ बढ़िया सा सामान बिकने आ गया, तो वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं चीज़ों को, मतलब आपके लिए दे रहे हैं। जब वो कोई चीज़ बेच रहे होते हैं तो क्या होता है, निर्यात करना। या आपने अपनी कोई चीज़ किसी को दी या किसी को बेची, तो वो क्या हो गई, आपने उसे क्या कर दिया, निर्यात कर दिया, मतलब बाहर भेजना। निर्यात का मतलब होता है बाहर भेजना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर भेजना। हिंदी और इंग्लिश वाले सभी बच्चे अच्छे से समझ लेना, निर्यात तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, लेकिन बाहर भेजना ये चीज़ अच्छे से याद रहेगी तुम्हें। ठीक है, अब सुनो, इसके लिए क्या करोगे तुम, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का जस्ट अपोजिट होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब आयात, कोई भी चीज लेकर आना। जैसे तुम बाजार से कोई चीज अपने घर लेके आए, तो बाजार वाले ने तुम्हें क्या किया, बेच दी, मतलब निर्यात कर दी, अपने यहाँ से क्या कर दी, बाहर भेज दी। अब वहीं उसके ठीक अपोजिट तुमने क्या किया, उसका इम्पोर्ट कर लिया, मतलब उसको खरीद लिया और उसको आयात करके अपने घर ले आए, मतलब कैरी कर लिया तुमने उसे, क्या कर लिया, कैरी कर लिया, और क्या हुआ, उसे ले आए। तो क्या हो गया, इसके एक्सपोर्ट के जो अपोजिट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इम्पोर्ट और कैरी। वही हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, निर्यात के लिए आयात और लेकर आना। ठीक, तो ये दोनों वर्ड भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ध्यान से सुन लो सभी बच्चों, जिन्होंने भी VMJNV क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ आकर सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ठीक है, तो सभी बच्चे ये काम सबसे पहले कर लेंगे। क्या करना है, VMJNV क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपके साथी हैं या दोस्त हैं उन्हें बता देना। ठीक है, नेक्स्ट, क्लीन। अब तो समझ गए, क्लीन तो सभी बच्चे जानते होंगे, स्वच्छ। स्वच्छ मतलब शुद्ध हिंदी का वर्ड होता है साफ।
सबके घर में साफ सफाई रहती है, सबके स्कूलों में साफ सफाई रहती है, क्या है सबके स्कूल क्लीन है, या सब खुद भी क्लीन रहते हो, कहते हैं ना, या सब अपने आप को भी क्लीन रखते हो। मतलब साफ सफाई तो हर जगह होती है, हम अपने आप के लिए भी करते हैं, अपने शरीर को भी साफ रखते हैं और अपने घर या अपने आसपास की चीज़ों को भी साफ ही रखते हैं। तो यह उसको क्या कहते हैं, क्लीन। भाई उसके अपोजिट क्या करोगे तुम, डर्टी करोगे, मतलब गंदा करोगे चीज़ों को। मान लो किसी का खिलौना है 4 साल पुराना है, तो किसी ने तो बिल्कुल चमका के रखा है, भाई साफ कर लेता है वो रोज कपड़े से, और एक क्या करता है बहुत ही गंदा करके रखता है, उस पर क्या है डस्ट पे डस्ट जमी जा रही है, मतलब धूल जम रही है डेली, और वो क्या हो रहा है गंदा होता जा रहा है। मतलब उसने क्या कर दिया, अनक्लीन कर दिया है, मतलब उसने साफ ही नहीं किया है। अनक्लीन का मतलब साफ ना करना या गंदगी, ठीक। तो उसे क्या कर रखा है, अपनी चीज़ों को बहुत गंदा कर रखा है, बेकार कर रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट डर्टी और अनक्लीन। वही हिंदी वाले बच्चों के लिए साफ या स्वच्छ का मतलब हो जाएगा गंदा, ठीक है, या मटमैला, या मैला भी यूज हो जाता है बच्चों, ठीक है, मैला करना, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लीन का जो मीनिंग होता है वो होता है साफ रखना किसी चीज को, और उसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डर्टी, मतलब गंदा करना किसी भी चीज को, उसे मैला कर देना या उस पर साफ सफाई ना करना। जब साफ सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा, वो मैली हो जाएगी ना, गंदी रहेगी चीज। कपड़े हैं अगर नहीं धोगे तो कैसे रहेंगे, गंदे ही रहेंगे हमेशा। तो ये चीज समझ गए होगे। स्वीट, अब स्वीट से तो मुंह में पानी आ गया होगा आधे बच्चों के। स्वीट का मतलब मीठा या मिठाई, मिठाई के लिए भी यूज होता है ये वर्ड, ठीक है। अब वहीं तो मैं क्या दे दिया जाए, नीम। नीम का मतलब नीम का पेड़ होता है, वो कैसा होता है, बहुत ही कड़वा होता है, जिसके लिए इंग्लिश में बाकी एक वर्ड यूज होता है बिटर, ठीक। तो अगर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए स्वीट का अपोजिट आ जाए तो वो क्या लिखेंगे, बिटर। और एक और होता है सोर, सोर को भी कड़वा या तीखा बोलते हैं, तो मीठे का अपोजिट तीखा भी हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्या लिख दोगे तुम, तीखा भी लिख सकते हो, ठीक। और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मीठे के लिए कड़वा और तीखा, स्वीट वाले बच्चे लिखेंगे बिटर और सौर, मतलब कड़वा हो गया, मीठे का मतलब मिठाई, ठीक। ये भी समझ में आ गए होंगे दोनों वर्ड। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहो, जो भी नए बच्चे जोड़ना चाहते हो उन्हें, तो उन्हें बता दो कि भाई मतलब क्लास स्टार्ट हो गई है, मैम की बुक है वाले पार्ट की, तो जल्दी से आगे क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बच्चों। ओपन, ओपन मतलब हमारे गेट का दरवाजा क्या है, या हमारी क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ है, तो क्या करना है, उसे अब बंद कर देना है, मतलब शट कर दो। अच्छा, क्लास में ये भी सुना होगा शट अप, शट अप का मतलब होता है मुंह बंद रखो। ठीक, शट अप योर माउथ मतलब अपना मुंह बंद रखो। और तुम्हारा मुंह चलता ही है तो क्या हो गया, ओपन हो गया वो। तो वहाँ क्या होता है, तुम्हारे लिए यूज कर दिया मैम ने, अपोजिट वर्ड यूज कर दिया, मतलब तुम्हारा मुंह कैसा था, खुला था, बक बक कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, मैम ने कहा शट अप योर माउथ। तो वहाँ क्या हो जाएगा, शट मतलब मुंह बंद कर लो अपना। भाई अगर हमें कोई रूल मतलब क्लोज बंद करना हो गेट, तो मैम क्या कहती है, क्लोज द गेट, तो क्या करते हैं, गेट को बंद कर दो मतलब, ठीक। तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, ओपन के लिए जो अपोजिट वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, शट और क्लोज। हिंदी वाले बच्चे वहीं क्या लिखेंगे, बंद करना, मतलब खोलने का मतलब होता है बंद कर देना या ऑफ कर देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड लेके चलो। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों पास, मतलब पास का मतलब क्या होता है, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का, अब उत्तीर्ण आधे बच्चों को हिंदी समझ में भी नहीं आई होगी, अरे मैम क्या बोल दिया उत्तीर्ण का मतलब। बच्चों उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, मतलब बोलते हैं ना मैं पास हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या हो गया, आप पास हो गए, मतलब आप उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। आपका एग्जाम था जिसमें आपको क्या नंबर लाने थे, 100 में से 50 नंबर लाने थे, तब आप पास हो, और अगर 90 नंबर ले आए तो क्या कर लिया, टॉप कर लिया। तो आप क्या हो गए, अपने एग्जाम में पास हो गए, मतलब उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। मैं इसको हटा दूं, पास हो गया ना, आप पास को पास ही लिख दोगे, क्योंकि हिंदी में पास का मतलब क्या होता है, दूर होता है, इसीलिए बता रही हूँ, पास को लिखेंगे। हिंदी में आपके लिए आएगा उत्तीर्ण वर्ड, और इंग्लिश में क्या आएगा, पास वर्ड। तो जब हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे उत्तीर्ण के लिए तो क्या लिखेंगे, अनुत्तीर्ण, या क्या लिखोगे, फेल। हिंदी में भी फेल यूज हो जाता है, ठीक है।
और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फेल और स्टॉप। मतलब उसकी कहानी क्या हो गई, अब रुक गई, अब वो नहीं, अब उसको क्या करना होगा, वापस उसी क्लास में पढ़ना होगा फिर से। तो इसीलिए अब वो क्या हो गया, फेल हो गया या वहीं रुक गया। और आप क्या हो गए, उत्तीर्ण करके एक क्लास आगे बढ़ गए। बोलते हैं ना, मैंने अब 6 क्लास पास कर लिया, अब कौन सी क्लास में आ गया, 7th में आ गया। अब जो बच्चा 6 में फेल हो गया वो क्या होगा, वहीं रुक जाएगा ना, तो इसका मतलब रुक जाना भी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तीर्ण अगर वर्ड आएगा तो क्या लिखोगे, अनुत्तीर्ण या फेल या रुक जाना। पास का आ गया तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फेल या स्टॉप। ठीक, समझ गया ना सभी लोग अच्छे से। चलो नेक्स्ट, जनरल। जनरल नॉलेज आपके सब्जेक्ट होगा, पक्का होगा। मोरल साइंस बोलते हो, मोरल माने भी जनरली होता है, मतलब सामान्य होता है। अगर तुमने जनरल नहीं सुना है तो नॉर्मल तो सुनाइए। वो मैं तो कई बार यूज करती हूँ ये वर्ड नॉर्मल, मतलब सामान्य लैंग्वेज, सामान्य भाषा में। तो अब सामान्य मतलब सामान्य तो हम सभी हैं, हम सबके भी 2 नाक मुंह है, एक मुंह है एक नाक है, ठीक है। तो हम सब क्या है, सामान्य मतलब सबके अंदर एक कॉमन चीज है। कॉमन का मतलब भी सामान्य होता है। देखो मैंने तुम्हें सिनोनिम्स भी बता दिए 2-3, नॉर्मल बता दिया, कॉमन बता दिया, तो ये सिनोनिम्स है। लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना बाद में तो मैं आपको पढ़ाऊंगी सिनोनिम्स वाला चैप्टर भी। तो अगर उसका अपोजिट लिखना है तो क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। कोई जैसे एक पूरा पैराग्राफ दिया मैंने तुम्हें, मैं लाती हूँ ना तुम्हारे लिए गद्यांश और वो पैराग्राफ पूरे, तो क्या होता है उसमें से एक क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने लाइन को अंडरलाइन करती हूँ। तो वो एक उसी लाइन को क्यों चुना मैंने, क्योंकि वो विशेष है, क्योंकि वो उस लाइन का वो लाइन क्या है, एक क्वेश्चन का आंसर है, वो क्या है, एक विशेष लाइन है, इसीलिए। अब पूरा पैसेज तो है ही सामान्य भाई, और लाइनें भी तो दी हैं बाकी लाइनों की तरह, तो वो क्या है, सामान्य है। मतलब एक विशेष चीज ही चूज क्यों करी मैंने। कभी कभी ऐसा होता है, तुमने घड़ी देखी भाई, घड़ी वाली दुकान पे तो 100 तरह की घड़ी होती है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, बहुत अच्छी वाली घड़ी पसंद आई, एक विशेष घड़ी पसंद आई, तो तुम्हारे लिए तो वो एकदम विशेष ही होगी। तुम उसकी अच्छाइयाँ ही बताओगे भाई सबको, या कहोगे यार नॉर्मल घड़ी की तरह ही है, चलती है सभी की तरह। नहीं, आप ये कहोगे भाई मेरी वाली तो बहुत अच्छी है, मेरे वाले में पानी नहीं जाता है, मेरी वाली ऐसी है, मेरी वाली वैसी घड़ी है। तो ये क्या है, तुम अपनी चीजों को क्या कर रहे हो, विशेष बता रहे हो, और चीजों से हटकर होना। इसका मतलब क्या होता है विशेष का, और चीजों से हटकर होना, मतलब पर्टिकुलर। ठीक, और जनरल, इन तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जनरल का अपोजिट पर्टिकुलर, और हिंदी वाले बच्चे सामान्य के लिए क्या लिखेंगे, विशेष। ठीक, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर कहीं डॉक्टरी दुकान पे गए होगे या कहीं, मतलब आप जब सुबह को, अच्छा सभी के स्कूलों में मतलब मुझे लगता है पीटी वगैरह होती होगी, सभी को गेम्स वगैरह खिलाए जाते होंगे, तो कहते हो बच्चों हेल्दी रहो, मतलब कैसे रहो, हेल्दी का मतलब स्वस्थ रहो, स्वस्थ का मतलब बीमार मत पड़ो। तो भाई उसकी जगह क्या होगा, तुम पड़ गए अस्वस्थ मेरी तरह, जैसे मैं अभी अस्वस्थ हूँ बार बार क्या हो रहा है, मुझे जुकाम हो गई, तो मतलब अभी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा नहीं है। तो मैं क्या हूँ, अभी अस्वस्थ हूँ, मतलब अनहेल्दी हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे मुझे क्या बोलेंगे, अनहेल्दी। कहेंगे मैम बताओ, मैम अपनी बीमारी का भी एग्जाम्पल दे रही हैं। तो हिंदी वाले बच्चे मुझे क्या बोलेंगे, जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल नहीं मुझे खांसी आ रही, नहीं मुझे छींकें आ रही हैं, तो मैं क्या हूँ, स्वस्थ हूँ एकदम, ना मुझे बुखार है। और अगर इन सब चीज़ों में से एक भी लक्षण मेरे अंदर है तो मैं क्या हूँ, अस्वस्थ हूँ। ठीक है, मतलब क्या हूँ मैं, बीमार हूँ। स्वस्थ का मतलब ठीक होना भी होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, ठीक होना। और बीमार का मतलब तो समझ ही गया ना, बीमार मतलब इल, सिक। लिखते हो ना सिक लीव, मैम कहती है सिक लीव लिख के लाना अगर तुम्हें बुखार आ रहा है तो क्या लिख के ले जाती हो, सिक लीव या इल, मतलब तुम बीमार पड़ गए, उसका कोई प्रूफ लेके आओ। तो क्या है, इल का मतलब भी बीमार होता है, सिक का मतलब भी बीमार पड़ना ही होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे स्वस्थ के लिए क्या लिखेंगे, अस्वस्थ, बीमार। ठीक, और इंग्लिश वाले बच्चे हेल्दी के लिए अनहेल्दी, सिक, इल। ये जो भी तुम्हें बीमारी से रिलेटेड वर्ड लगे क्या होगा, वो हेल्दी का अपोजिट होगा। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये दोनों वर्ड भी अच्छे से समझ में आ गए ना। चलिए नेक्स्ट, हार्ड। पत्थर कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है, मतलब बहुत कठोर होता है। कोई क्वेश्चन तुमको मिल जाए तो वो क्या होता है, कठिन। मतलब 2 तरह से यूज कर सकते हो, हिंदी में मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको जब अपोजिट का बताऊंगी इसीलिए मैंने लिखा है। हार्ड को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, उल्टा। मतलब कठोर का क्या हो जाएगा, मुलायम।
वहीं अगर अगला वर्ड आ जाए लाइट, मतलब धीमा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पत्थर कैसा होता है, बहुत कठोर होता है, और रबड़ कैसी होती है, मुलायम होती है, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में तो क्या हो जाएगा, कठिन, मतलब लाइट, लाइट का मतलब हो जाएगा धीमा। तो और इसका वर्ड देखो इजी भी हो जाएगा, हार्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, इजी, मतलब सरल। तो इंग्लिश वाले बच्चों सुन लो, 3 वर्ड मिल गए ना, तो मैं हार्ड का अपोजिट क्या लिखोगे, सॉफ्ट, लाइट या इजी, ठीक। और वहीं हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, कठिन का या कठोर का अपोजिट मुलायम, धीमा या सरल होना, ठीक। समझ गए ना सभी बच्चे। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रू, ट्रू मतलब सच बोलना, सत्य बोलना, ठीक। तभी कभी तुमसे क्या होता है, गलती हो जाती है तो मम्मी कहती है सच बोल, सच बोलो बिल्कुल। या अभी कभी कभी हमसे क्लास में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो मैम बोलती है बच्चों हमेशा ट्रू बोलो, मतलब कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई सच के अलावा तुमने क्या कह दिया, नहीं मैम मैंने कुछ नहीं किया है, झूठ है ये सब, तो क्या है, तुम गलत बोल रहे हो, ठीक। तो ट्रू के लिए क्या करोगे, फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स से एक बात और याद आ गई होगी, कभी कभी क्या होता है टिक करने के लिए क्या आते हैं, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स या अनट्रू, ये चीज सही नहीं है। तुम कहोगे नहीं मैम मैंने तो कोई चोरी नहीं की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बात क्या है, गलत है, ये बात झूठ है। तो सत्य के लिए क्या लिखोगे, झूठ या गलत है, ठीक। और वहीं ट्रू इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, फॉल्स या अनट्रू, ठीक। तो सब समझ में आ गए होंगे ये दोनों वर्ड अच्छे से, क्योंकि इनमें कुछ है भी नहीं, बहुत इजी वर्ड है। इजी वर्ड इसीलिए लेके आई हूँ, कुछ बच्चों के लिए ये वर्ड भी बहुत कठिन है। और वैसे भी आपको एकदम से 10वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच जाते हैं बच्चों, क्या होता है पहले हम पहली सीढ़ी पर पहुंचते हैं, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो आपको कठिन वर्ड मिलेंगे लेकिन एक फ्लो में मिलेंगे, ऐसा नहीं है बहुत सारे कठिन वर्ड्स मैं आपको एक साथ अभी लाके रख दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आराम से पढ़ो, बिल्कुल मस्ती में याद होते रहेंगे सारे वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फूलिश। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। फूलिश टर्टल वाली कहानी आगे पढ़ोगे, तुमने अभी नहीं पढ़ी होगी। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, एकदम बेकार, बेवकूफ। क्या होता है, बेवकूफ। अब बेवकूफ तो समझ गए होगे, मूर्ख नहीं समझे तो भाई हिंदी वाले वो इंग्लिश वाले बच्चे, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है, बुद्धिमान है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वाइज। और एक अपोजिट और भी होता है इसका, क्लेवर, मतलब चालाक। मूर्ख का मतलब हो गया जिस डाली पे बैठे हो उसी को क्या कर रहे हो, काट रहे हो, तो तुम क्या हो गए, बेवकूफी हो जो खुद गिरने के प्लान कर रहे हो। और वहीं तुम्हें अगर कोई डाली काटना है तो तुम उस डाली पे बैठकर दूसरी डाली को काट रहे हो, तो ये क्या होगी, तुम्हारी बुद्धिमानी हो गई, तुम बहुत वाइज हो या तुम बहुत चालाक हो, क्लेवर हो। तो इंग्लिश वाले बच्चे फूलिश का अपोजिट क्या लिखेंगे, वाइज या क्लेवर। और हिंदी वाले बच्चे बेवकूफ का अपोजिट क्या लिखेंगे, मूर्ख का या बेवकूफ का, बुद्धिमान या चालाक होना, ठीक। समझ गया ना सभी बच्चे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब हमारे आज के जो भी 20 वर्ड थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो सभी बच्चों को ये 20 वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को भी किसी वर्ड में डाउट लगा है तो कमेंट में मतलब कर देना वीडियो के सेशन में, या फिर जो ग्रुप है हमारा उसमें भी मैसेज करके पूछ सकते हो कि नहीं मैम मुझे ये वाला वर्ड एक बार अच्छे से और समझा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जाएगी तो उसमें आपको बता दूंगी कि ये नहीं बच्चों इसका ऐसे नहीं ऐसे याद करना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जिन भी बच्चों ने जिनको भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना है जेएनबी का, उसके लिए क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा सबसे पहले यूट्यूब पे वीएम जेएनबी क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है या कभी कभी क्लास लेट हो गई आपकी या कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है सर को, तो क्या करेंगे आप, बीएम जेएनबी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर आपको सर से कोई पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो क्या करना है आपको, इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है और सर से कहेंगे सर मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करा दीजिए। तो आज की वीडियो मेरे हिसाब से मुझे लगता है सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए आगे और अच्छे वर्ड लेके आऊँ और मेहनत से एक और वीडियो मतलब आपके लिए लेकर आऊँ, तैयार करके लाऊँ। तो ठीक है सभी बच्चों के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।